द्वितीय वर्ष कला में अंग्रेजों का भारत में आगमन और भारत में उनका संवैधानिक विकास। यह विकास संवैधानिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1935 के लंदन अधिनियम के बाद भारत में नए संविधान का निर्माण हुआ 1947 में, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसका जो विकास हुआ उसमें इंग्लैंड या अंग्रेजों का महत्वपूर्ण योगदान था, जिसे भारत की संवैधानिक पद्धति को प्राचीन हिंदू काल से उत्तराधिकार में प्राप्त परंपरा अत्यंत वैभवपूर्ण और गौरवशाली थी। इस परंपरा की आधारशिला राजनीतिक न होकर विशुद्ध रूप से धार्मिक और सामाजिक थी। जैसा कि हम जानते हैं, भारत की जो संवैधानिक पद्धति रही वैदिक काल से लेकर के सल्तनत काल तक, वो एक वैभवशाली गौरवपूर्ण थी, जिसमें धार्मिक और सामाजिक तत्व थे। उत्तर हिंदू शासनकाल तथा मुस्लिम शासनकाल में कुछ राजनीतिक संस्थाओं की संरचना की गई। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भारत में सल्तनत काल और मुगल काल हुआ, उस समय में कुछ संस्थाओं की रचना की गई जो व्यवस्थित न होने के कारण अधिक समय तक न बने के रह सकी। अंग्रेजों ने भारत में प्रवेश और अपनी प्रशासनिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए भारत की सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वथा नए संवैधानिक ढांचे का निर्माण किया। जैसा कि हम जानते हैं, अंग्रेजों के भारत आगमन के साथ ही भारत में राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने के लिए और सुदृढ़ स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी हो या इंग्लैंड की संसद, उन्होंने नए नए संवैधानिक सुधार किए और अपने संवैधानिक ढांचे में मूल रूप से परिवर्तन स्थापित किए। अब भारत की जो सामाजिक परंपराओं को दृष्टि में रखते हुए, अपने प्रशासनिक अनुभवों का लाभ उठाते हुए ब्रिटिश भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं को गतिशील और विकसित करने के लिए अनेकों कदम उठाए गए। परंतु भारत में जो संवैधानिक विकास हुए, इतिहास को निम्नलिखित चरणों में बांटा जाता है कि जैसा पहला चरण जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन अर्थात 1600 से 1858 तक। दूसरा, क्राउन का शासन। 1857 की क्रांति के बाद भारत में जो शासन व्यवस्थाओं का परिवर्तन हुआ, शासन व्यवस्थाएं इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर इंग्लैंड की संसद या महारानी एलिजाबेथ के हाथों में चली गई। अब वहां से जो परिवर्तन हुआ 1858 से लेकर के 1947 तक, अर्थात आज़ादी तक क्राउन के अधीन भारत जो रहा, उस समय क्या संवैधानिक विकास हुआ। अब जैसे 1858 की बात की जाए, 1858 से लेकर के 1947 तक, इस बीच में बहुत सारे संवैधानिक कानून इंग्लैंड की संसद ने एक्ट के रूप में भारत में लागू किए थे और उनकी वजह से ही भारत में मिला जुला संविधान का निर्माण किया गया। और तीसरा जो चरण था भारत में संवैधानिक विकास का, वो था स्वतंत्र भारत के बाद, अर्थात आज़ादी से लेकर के 2020 तक। अब जो पहला चरण था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, अब महारानी एलिजाबेथ द्वारा, जब प्रथम महारानी एलिजाबेथ द्वारा 1600 में इंग्लैंड के अंदर 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी गठित की गई, तो जो कंपनी को जो चार्टर के उपबंधों के अधीन गठित की गई ईस्ट इंडिया कंपनी, मुगल सम्राट जहांगीर के काल में 1612 में एक व्यापारिक संस्था के रूप में अस्तित्व में आई। इससे सबसे पहले चार्टर में कंपनी को अपने साथ कर्मचारियों के लिए उत्तम प्रशासन का संचालन करने के लिए उपविधि, नियम, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश बनाने, गठित और आदेशित करने तथा भारत की विधि, परंपरा और परिस्थितियों के अनुसार विविध अपराधों के लिए अर्थदंड और कारावास आरोपित करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इसका तात्पर्य क्या था कि अंग्रेजों के भारत आगमन के साथ ही उन्हें एक चार्टर, एक कानून की पालना करनी पड़ती थी, और वह कानून ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ ने प्रदान किया था, जिसमें स्पष्ट लिखा गया था कि भारत में रहते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से कार्य करेगी, अर्थात इंग्लैंड की संसद ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या शक्तियां प्रदान करती है। इसकी शुरुआत 1612 में हुई, जब सर थॉमस रो पहली बार जहांगीर से आगरा में जाकर के मिला
और एक व्यापारिक संस्था के रूप में जब ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आई भारत में, उसके बाद उन्होंने अपने कार्य को प्रारंभ किया। इसके बाद इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने संसद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 1609, 1615 और 1626 में जो नए चार्टर कंपनी अर्थात यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदत्त किए गई कि शक्तियों को यथास्थिति जोड़ते हुए उसकी शक्तियों में बढ़ोतरी की गई। बढ़ोतरी का तात्पर्य होता है कि जो कानून पहले बनाए गए उनकी शक्तियों में ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई, जिसकी शुरुआत 1609, 1615 और 1626 से हुई। अब इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण चार्टर था जिसे कहा जाता है 1661 का चार्टर एक्ट, यह क्यों लागू किया गया? सबसे पहले 1661 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक व्यापारिक संस्था न रह गई थी, बल्कि वह एक राज्य क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर करने लग गई थी। अर्थात उस ईस्ट इंडिया कंपनी की जो राजनीतिक क्षेत्र जो थे, उसके भौगोलिक क्षेत्र जो थे, उसमें वृद्धि हो रही थी। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी की जगह, व्यापारिक संस्था की जगह एक राजनीतिक दल के रूप में संगठित हो रही थी, राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित हो रही थी। और इसी समय में इस बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने उस समय की सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 1661 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ नए कानून दिए, नई शक्तियां दी, जिसमें व्यापारिक केंद्रों की स्थापना, फैक्ट्रियों पर नियंत्रण रखने के लिए गवर्नर और अन्य अधिकारियों को नियुक्त करने के प्रावधान को उसमें जोड़ा गया, तथा सिविल और आपराधिक मामलों में न्यायालय के लिए न्याय करने के लिए कंपनी के क्षेत्र में विस्तार किया गया। यह 1661 की चार्टर की विशेषता थी, जिसके अंतर्गत राजा जेम्स प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए कानूनों में वृद्धि करने का अधिकार दिया था। और इसी का प्रभाव ये रहा कि 1668 से लेकर 1726 के बीच में अनेक चार्टर एक्ट जारी किए गए, परंतु वे सभी चार्टर एक्ट जो थे वे प्रशासनिक परिस्थितियां, प्रशासनिक शक्तियां और राजनीतिक शक्तियों को देखते हुए स्थापित किए गए थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत में शक्तिशाली होती जा रही थी, चाहे व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए या सैनिक शक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए। भारत में इन सुविधाओं के बाद उनका जो मूल देश था ईस्ट इंडिया कंपनी का, इंग्लैंड की संसद, वे क्या अधिकार दे रहे थे? 1661 का चार्टर एक्ट। 1661 के चार्टर एक्ट के बाद 1726 का जो चार्टर एक्ट आता है, यह चार्टर एक्ट इसलिए बनाया गया था कि उस समय में अंग्रेजों का भारत के पश्चिम में, पूर्व में और दक्षिण में 3 प्रमुख केंद्र स्थापित हो चुके थे, मद्रास, बंबई और कलकत्ता। इनमें एक रूपता बनाए रखने के लिए, शासन संचालन के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, राजनीतिक व्यवस्थाओं पर नियंत्रण के लिए इन तीनों ही केंद्रों, प्रमुख केंद्र जिसे प्रेसिडेंसी कहा जाता था, कि मध्य एक रूपता लाने के लिए मद्रास, बंबई और कलकत्ता में एक रूपता लाने के लिए उक्त चार्टर एक्टों को लागू किया गया, जिसके अंदर यह व्यवस्था की गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिक व्यवस्थित और गतिशील बनाने के लिए यहाँ पर न्यायालयों का गठन किया जाए, न्यायालयों को पुनर्गठन किया जाए और मेयर को नियुक्त किया जाए, जो इंग्लैंड के कानूनों के अनुरूप भारत में रहते हुए संवैधानिक कार्य करे और न्यायिक कार्य करे। ये जो प्रावधान थे, इन प्रावधानों की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो यहाँ ये समझना आवश्यक रहेगा कि संवैधानिक विकास 1600 में प्रारंभ हुआ। 1600 में प्रारंभ होने के बाद 1661, 1672 प्रथम चरण, भारत में अंग्रेजों का प्रथम चरण के बाद जो बदलाव आए, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी की जगह अब एक शक्तिशाली कंपनी के रूप में स्थापित हो रही थी और आवश्यकता थी कि धीरे धीरे कंपनी को संगठित किया जाए, उस पर नियंत्रण रखा जाए। सन 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद जो कंपनी को विजयश्री प्राप्त हुई, यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में स्थायी रूप से
बंगाल राज्य पर स्वतंत्र शासन करने का अधिकार मिल चुका था, क्योंकि वे प्लासी और बक्सर के युद्ध में सिराजुद्दौला या बंगाल के नवाब को पराजित कर चुके थे। अब यहाँ एक स्थिति में बदलाव आता है कि वह एक व्यापारी कंपनी जो है वह राजनीतिक शक्ति बन चुकी थी पश्चिमी बंगाल राज्य पर नियंत्रण को लेकर के। तो वास्तविक प्रभुसत्ता जो प्राप्त हुई अंग्रेजों को भारत में, वो बक्सर के युद्ध के बाद प्राप्त हुई। अब कंपनी ने 1765 में नए अधिनियम लागू किए कि इस कंपनी को मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी प्राप्त हो चुकी थी। और उसी समय में 1772 में इंग्लैंड की संसद ने वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर बनाकर कंपनी में न्याय व्यवस्था या न्याय प्रशासन के विकास के लिए उनको भारत भेजा। और भारत में आने के बाद हेस्टिंग्स ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं को बनाते हुए अदालतों का पुनर्गठन किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के कानूनों के अनुरूप, उनके न्यायालयों के अनुरूप, न्याय के आदेशों के अनुरूप कार्य करना प्रारंभ किया। जो ये प्रमाण था कि भारत में अंग्रेज अब व्यापारी नहीं रहे हैं, वे राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके हैं और उनका उद्देश्य था कि धीरे धीरे भारतीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया जाए। अब संवैधानिक विकास की जो प्रक्रिया है, अगर हम 1947 के बाद की परिस्थितियों को देखते हैं तो इन चार्टर एक्ट का क्या योगदान रहा, जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे इंग्लैंड की संसद से कानूनों को प्राप्त करते हुए भारत में किस तरीके से संवैधानिक सुधारों को महत्व दिया और संवैधानिक सुधारों के द्वारा विभिन्न अधिनियम, विनियमन अधिनियमों के द्वारा अनेकों बार विवादास्पद स्थिति जो पैदा हुई, उस विवादास्पद स्थिति के बाद भी, चाहे बंदोबस्त अधिनियम रहे हो, पिट्स इंडिया एक्ट रहा हो, इन कानूनों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत में शक्तिशाली हो रही थी। इसका प्रमाण क्या था? प्रमाण था उनको दिए जाने वाले कानून, उनको दिए जाने वाली सुविधाएं, जिसका उपयोग करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारतीय क्षेत्रों में निरंतर शक्तिशाली बनती जा रही थी। और यह एक शुरुआत थी कि किस तरीके से संवैधानिक व्यवस्थाओं के द्वारा भारत में अंग्रेजी सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वे अपने अधिनियमों और कानूनों के द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण रख रहे थे और उनका उद्देश्य था धीरे धीरे भारतीय क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण को शक्तिशाली बनाया जाए।